Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now question number 20.26, revision module of probability. Statement 1 है, a card is drawn from a well-supported stake of 52 million. Let A be the event that card drawn is an ace, and B be the event that card drawn is spade. Then the events A and B are independent. Okay. Statement 2 है, A and B are two non-empty sets. If P probability of statement 2 पहले देखते हैं. Probability of A given B is equals to probability of A. तो A given B को हम लिख सकते हैं A intersection B divided by probability of B. तो यहाँ से क्या आ गया probability of A intersection B. तो ये this is equals to probability of A into probability of B. मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि A और B आपके इंडिपेंडेंट है. Then A and B are independent. तो statement 2 करेक्ट है. और statement 1 में बोला गया है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सपोज A विद द इवेंट क्या है कि एस आना चाहिए. ये क्या है कि एस आना चाहिए और बी इवेंट क्या बोला गया है कि स्पेड हो. ठीक है. तो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ठीक है. देन दिस शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है एस. तो 4/52 दैट इज इक्वल्स टू 1/30. ठीक है. अब स्पेड आ रहा है ए गिवन बी मतलब सॉरी हाँ ए गिवन बी मतलब बी आ गया. मतलब स्पेड में एस आए उसकी प्रोबेबिलिटी. स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 13. तो उसमें एस आए. एस तो एक ही होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13 एंड दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. यहां से हम बोल सकते हैं. यहां से ये निकल के आया तो यहां से भी वही होगा. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो आंसर हो गया आपका ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27. Two non-negative integers are chosen at random. The probability that the sum of their squares is divisible by 5 is 9/25. Statement 2 है, if at the unit place in any number is 0 then the number is only divisible by 5. तो ये तो गलत है. क्या बोला है कि यूनिट प्लेस पे नंबर यदि 0 है तो नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा. तो गलत है. तो 2 से भी डिविजिबल होगा 10 से भी डिविजिबल होगा. तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है. ठीक है. स्टेटमेंट 1 देखते हैं. टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज डिविजिबल बाय 5. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज डिविजिबल बाय 5. अच्छा. तो टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मान लो वो n1 और n2 है. द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज डिविजिबल बाय 5. सम ऑफ स्क्वायर्स ये जो है वो आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए. इसकी प्रॉपर्टी ये निकालना है. ठीक है. तो दुनिया में कोई भी नंबर है आपका उसको हम लिख सकते हैं 5i1 प्लस k के टर्म में या ऐसे लिखो 5i1 प्लस 0 5i1 प्लस 1 5i1 प्लस 2 5i1 प्लस 3 5i1 प्लस 4. ये बात समझ में आ रही है. तो इसको हम लिख सकते हैं ये और इसको लिख सकते हैं 5i2 प्लस k2 वेयर k1 k2 बिलोंग्स टू 0 to 4. ठीक है. मतलब कोई भी नंबर दुनिया का जो भी है उसको हम लिख सकते हैं 5i मतलब 5 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल प्लस 1 5 का मल्टीपल प्लस 2 5 का मल्टीपल प्लस 3 5 का मल्टीपल प्लस 4 5 का मल्टीपल प्लस 5 वो 5 का मल्टीपल ही हो गया. ठीक है. तो आपका k1 k2 जो वेरी करेगा वो 0 से 4 तक वेरी करेगा. तो n1 प्लस n2 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स तो 10 k1 i1 प्लस i2 k2. ठीक है. प्लस इसका स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर. क्या ये बात क्लियर है. ठीक है. अब इसको 5 से डिविजिबल होना है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है ये नंबर 5 से डिविजिबल हो तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए. तो अब देखो आप ki का स्क्वायर करें तो ki आपका क्या क्या है वो है 0 1 2 3 4. तो यदि इसका स्क्वायर करें तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 इसके यूनिट प्लेस पे 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16. तो इन 5 नंबर में बड़े ध्यान से सुनिएगा. तो ये आपका मान लो k1 हो गया. ठीक है. तो k1 का स्क्वायर ये हो गया. अच्छा k2 का स्क्वायर भी इस टाइप से होगा 0 1 4 9 16 ऐसे ही आएगा. ठीक है. अब इन दोनों का सम यदि 5 से डिविजिबल हो तो 5 से डिविजिबल कब होगा जब k1 का स्क्वायर और k2 का स्क्वायर इधर 0 हो और इधर 0 हो. तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 तो 5 से डिविजिबल होगा. एक केस ये हो गया. और क्या हो सकता है कि 1 4 हो ये 1 हो ये 4 और ये 4 हो ये 1 हो ये भी हो सकता है. 1 9 भी हो सकता है और इधर 9 1 भी हो सकता है. क्या ये बात समझ में आ रही है. ठीक है. और क्या हो सकता है और भी हो सकता है केस कौन सा कि 9 16 और इधर 16 9. और कोई केस बच रहा है क्या यहाँ पे नहीं. इसके अलावा और कोई केस नहीं है.
तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए K1 हम 5 में से 0 से लेके 4 तक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, K2 भी 0 से लेके 5 तक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 0 1 4 9 6 ये सब एक एक वैल्यू के लिए हो रहा है, तो 0 0 आने के लिए 0 का स्क्वायर 0 के स्क्वायर, एक केस, दो केस, 3 4 5 6 7, इसके अलावा कोई केस होगा क्या? तो वो केस हमें चेक करना पड़ेगा। और अच्छा, एक और केस दिख रहा है मुझे, कौन सा? कि ये हो जाए 4 16, क्योंकि सम कितना हो जाएगा 6 + 4 यूनिट प्लेस पे, या इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6, यूनिट प्लेस पे आप समझो, ठीक है। हमने 16 लिख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, फिर से एक बार देखते हैं। 0 0 हो दोनों पे तो सम कितना हो गया 0, तो 0 5 से डिविजिबल होगा। 1 4 लिया तो 4 1 बिल्कुल चलेगा, 1 9 लिया तो 9 1, 1 6 पे कोई काम नहीं चलेगा, 4 0 4 1 हो गया, 4 4 4 9 नहीं 4 6, यहाँ पर सम कितना हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 0 तो 5 से डिविजिबल है, और ऐसे ही 6 4। और कोई केस 9 6 आएगा और 6 9, ये वाला केस भी। अब केस गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 केसेस टोटल है फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी इज 9/25, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20.28, इसमें देखो क्या है, A and B are two events such that probability of A, probability of B 0 से बंदे रखा है, then probability of A given B bar this, okay. If A and B are two events such that this, then probability of A given B, ये तो होता ही है probability of A intersection B upon में probability of B, and probability of B bar, okay. Statement 2 देखो, probability of B bar can be written as, क्या ये सही है क्या? तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से देखो तो बड़ा आसान रहेगा। ये A हो गया, ये B हो गया, तो A मान लो ये बाहर, ये ओनली A वाला रीजन 1 बोल दिया, A और B दोनों में उसको 2 बोल दिया, ये रीजन 3 और ये बाहर वाला रीजन 4, तो A इंटरसेक्शन B बार कौन सा होगा? A इंटरसेक्शन B बार मतलब ओनली A वाला, तो रीजन 1 हो गया। A बार इंटरसेक्शन B बार, तो A बार बोले तो बाहर का रीजन, B बार तो उनका इंटरसेक्शन मतलब रीजन आपका 4 हो गया। तो B बार जो है कौन कौन सा रीजन है? B बार आप देखो तो वह 1 और 4 आ रहा है क्या? तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 देखो, यदि ऐसा है तो उसने क्या पूछा है स्टेटमेंट 1 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन B बार, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, इधर भी वही आएगा इधर भी वही आएगा, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। और इसी को स्टेटमेंट 1 में हमने देखा था क्या, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार के बराबर लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इज इक्वल्स टू 1। इसने क्या बोला है 3/2, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर इज डी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 29 में देखो इसमें क्या दे रखा है, an integer is marked on each of 5 different tickets, the integers marks are out of 5 consecutive integers, if no two tickets bear equal numbers, then the probability that the number of on 3 tickets at random are in AP is 2/15, okay. Statement 2, an integer is marked on each of 2n plus 1 different tickets, मतलब 2n प्लस डिफरेंट टिकट है, सभी पर एक इंटीजर दे रखा है, और वो इंटीजर क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर है 2n प्लस 1 टिकट्स पे, और तो हर एक पे एक एक इंटीजर है, तो कितने इंटीजर कितने नंबर्स हो गए आपके पास? 2n प्लस 1, और वो सारे कंसेक्यूटिव है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि 4 टिकट है, तो 4 टिकट पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4, या फिर 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। Then the probability that the numbers on 3 tickets at random are in AP, okay. तो आपके पास नंबर्स कितने हैं? 2n प्लस 1 टिकट, आपको कितने सेलेक्ट करना है? 3 नंबर, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो ये हो गए 2n प्लस 1 C3, कोई दिक्कत? फेवरेबल केस कौन से होंगे कि हमें वो नंबर्स किसमें चाहिए? AP में, तो 3 नंबर यदि AP में है तो 2 का सम 2b के बराबर होना चाहिए, तो ये कब होगा? जब दोनों नंबर इवन हो जाए या दोनों ऑड हो जाए। अब नंबर्स कितने आपके पास? 2n प्लस 1, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना कि नंबर्स आपके पास इवन है या दोनों नंबर्स क्या हो जाए? ऑड। अब 2n प्लस 1 नंबर है, ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव है, तो इसमें n इवन होंगे n ऑड होंगे, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या, सॉरी n इवन है तो n प्लस 1 कितने होंगे? ऑड, या फिर n ऑड हो जाए और n प्लस 1 इवन हो जाए। तो कोई समस्या है क्या? अब दोनों के दोनों इवन चाहिए, तो n में से हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, बाकी जो
बी नंबर है अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बी यदि ए बी सी अलग अलग है तो ए और सी के बीच का जो नंबर होगा वो आपका बी आ जाएगा। तो बी आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मैं 4 और 6 का मीन लूँ तो वो 5 बीच में नंबर आ रहा है, 4 और 10 का लूँ तो 7 बीच में आएगा। तो बी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को दोनों इवन ले लिए यहाँ से, तो NC2। दोनों के दोनों ऑड ले ले तो उसका तरीका ये। अब दोनों के दोनों ऑड हो जाए तब भी यही होगा NC2, और इवन हो जाए तब भी यही होगा। तो दोनों केस इसी में आ गए, आप समझो। तो NC2 हो जाएगा n(n-1/2), ये हो जाएगा n+1, n/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2n+1, 2n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से ऊपर से कॉमन आ रहा है, ये 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 3 × 2। ओके, तो ऊपर से हम कॉमन लिया हमने n, तो n-1 n+1 कितना हो गया 2n डिवाइडेड बाय ये हो गया 2n+1, 2n-1, और ये लिखा हुआ है 2n, 2 कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय 3। अब हाँ, तो ये 2n कैंसिल हो गया आपका, ये 3 ऊपर गया तो ये हो गया 3n डिवाइडेड बाय 2n a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4n² -1। तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, यही तो प्रोबेबिलिटी है, 3n/4n² -1। अब स्टेटमेंट 1 की यदि हम बात करें, ये शायद से हमने 2 की बात करी थी, है ना। अब 1 की बात करें तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से फ्रेम किया गया है। अब उसमें क्या बोला 5 डिफरेंट टिकट, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 2, क्योंकि 2n+1 यदि 5 के बराबर है तो n कितना हो गया 2, तो n 2 रख दो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 4 × 2 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 6 16 15, 6/15 इज योर आंसर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोबेबिलिटी क्या दे रही है 2/15, हमारी क्या आ रही है 6/15। तो पहला गलत दूसरा सही, मतलब कौन सा ट्रू, पहला गलत दूसरा सही, आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, ओके स्टेटमेंट 2। ठीक है, पहले स्टेटमेंट 2 देखो। इसमें हम स्टेटमेंट पहले 2 देखें 20.30 में, 3 events A, B, C are mutually independent if and only if A intersection B, मतलब A और B पेयर वाइज, A B C पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और तीनों के तीनों भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब A इंटरसेक्शन B शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी B, ऐसा B C के लिए ये कंडीशन दे रखी है। और साथ ही साथ यदि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है वही दे रखा है। हमें स्टेटमेंट 1 में चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 में देखो, ए इवेंट क्या बोला है, फर्स्ट डाइस सोर्स, दो एक साथ फेंका जा रहा है। ए में क्या है कि फर्स्ट क्या आ रहा है इवन नंबर, बी में क्या बोला गया है कि सेकंड जो है वो क्या आ रहा है ऑड नंबर, सी इवेंट क्या है बोथ आर डाइस सोन है ऑड ऑड या फिर इवन इवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सब बताना है। देयरफॉर ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पर मुझे गड़बड़ कहाँ लग रहा है, यहाँ पर कि दोनों फर्स्ट इवन आ रहा है, तो फर्स्ट इवन आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है 2 1 2 2। ठीक है, तो फर्स्ट यदि इवन आ रहा है तो पहला इवन दूसरा ऑड, या फिर क्या हो सकता है पहला इवन दूसरा इवन, ये दो पॉसिबिलिटी। इधर पहला ऑड आ रहा है तो दूसरा इवन हो सकता है, और या फिर दोनों के दोनों ऑड हो जाए। ठीक है, और इधर दोनों के दोनों ऑड है या दोनों दोनों इवन है। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि कोई भी इंटरसेक्शन में आएगा क्या, मतलब तीनों का हमें इंटरसेक्शन लू तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है 0, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब दोनों में कहीं, इसमें दोनों इवन है दोनों ऑड है, बट कॉमन है क्या, या तो दोनों ऑड दोनों इवन है, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा 5। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है।
स्टेटमेंट 2 तो ऐसे तो चेक करते हैं, तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, तो आंसर इज डी। नाउ कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन 1, क्वेश्चन नंबर 31 टू 33। इसमें बोला है देयर आर 4 बॉक्स A1 A2 A3 A4, बॉक्स AI हैज I cards and on each card a number is printed, the number are from 1 to I। ठीक है, जैसे मैं A3 लूं, 3 कार्ड है तो उसमें नंबर क्या होंगे 1 2 3 ऐसा। A box is selected randomly, the probability of selection of a box AI is I by 10 and then a card is drawn, let EI represent the event that a card with a number I is drawn। okay, तो आपके पास क्या बोला है, आपके पास 4 बॉक्स है A1 A2 A3 और A5। तो इसमें कितने कार्ड है, एक ही कार्ड है जिसका नंबर 1 है। इसमें कितने कार्ड है, 2, कार्ड 1 कार्ड 2। इसमें कितने कार्ड है, 3, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3। और इधर कितने कार्ड है, 4, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4। ठीक है, तो 31 में आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन मतलब कि कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करें, कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, A1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, I by 10 मतलब एक कार्ड 1 by 10। A2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी लेने की, 2 by 10। उसने बोला ना I by 10 के बराबर, तो इधर हो जाएगी 3 by 10, इधर हो जाएगी 4 by 10। अब हमें कार्ड 1 सेलेक्ट करना है। EI क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग I कार्ड, मतलब जिस कार्ड पे I नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें 1 निकालना है। तो 1 कैसे आ सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि पहले A1 बॉक्स सेलेक्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद कार्ड 1 आया उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 एक ही कार्ड है वो 1 कार्ड ही आएगा। इधर सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करे और फिर कार्ड नंबर 1 आए तो 1 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कार्ड है टोटल तो 1/2 प्लस A3 बॉक्स सेलेक्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके बाद 1 कार्ड सेलेक्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ये सेलेक्ट करने की बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और उसके अंदर कार्ड 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये हो गया 1/10 1/10 कितनी बार आ गया, 4/10, दैट इज 0.4। क्या ये बात समझ में आ गई? तो 4/10 कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, 4/10 या फिर 2/5, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ 32 में देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन E2 इज, तो यहां पर क्या है कि कार्ड 2 सेलेक्ट करना है। कार्ड 2 तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया, वहां से आपका कभी भी कार्ड 2 आएगा ही नहीं क्योंकि कार्ड 1 ही, एक ही कार्ड है उसमें, तो नंबर 1 ही होगा। यहां से उसकी प्रोबेबिलिटी 2/10 और सेकंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि कार्ड 2 कार्ड है तो उसमें ये सेलेक्ट करना है। ऐसे ही ये बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और उधर से कार्ड 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस इस बॉक्स को लेने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और उधर से कार्ड 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि E2 बोले तो कार्ड नंबर 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब इसने क्या बोला है कि E2 हो गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। जैसे E1 निकाला था वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया। इसमें से कौन सा पोर्शन ऊपर करना है, जब आप बॉक्स A3 यूज किया है, A3 मतलब ये वाला केस, तो 3/10 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1/10, इधर बचा 1/10 1/10 1/10, तो ये हो गया 3/10। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/3, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 20.33। इसमें बोला है एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड इज, अच्छा एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या होता है कि कार्ड आप क्या क्या निकाल सकते हो, 1 2 3 4, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। तो कार्ड 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमने 31 में की है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10। कार्ड 2 आने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ लिखी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3/10। कार्ड 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्ड 3 आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। कार्ड 3 कब आएगा, ये बॉक्स सेलेक्ट करेंगे कार्ड नहीं आएगा, 0, इससे 0, यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 इंटू कितना हो जाएगा, ये कार्ड 3 आने की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/3, और यहां से भी आ सकते हैं कार्ड 3, तो इसका लेने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और वहां से कार्ड 3 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/10। कार्ड 4 आने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो बॉक्स 4 सेलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 और उसमें से कार्ड 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी ये, तो ये आ गया 1/10 के बराबर। आ रही है बात समझ में? तो एक्सपेक्टेशन के लिए, सो देयरफॉर एक्सपेक्टेशन
कार्ड 1 आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। अब उधर से फिर कार्ड 1 आए, वो अरे प्रोबेबिलिटी इनकी वैल्यू लिखते हैं ना जब तो एक्सपेक्टेशन आता है। तो कार्ड 2 उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, कार्ड 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/10, उसकी वैल्यू कितनी है 3। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, वैल्यू कितनी है 4। तो ये वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में तो 10, 4 + 6 + 6 + 4, तो ये हो गया 20/10 दैट इज इक्वल टू 2। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन 2। कॉम्प्रिहेंशन 2 देखो, कॉम्प्रिहेंशन 2 में देखेंगे हम। Sania Mirza is to play with Sharapova in a 3-set match. Okay, for a particular set, the probability of Sania winning the set is y, and if she wins, probability of her winning the next set becomes under root y, as the probability that she wins the next one becomes y square. ओके मतलब यदि पहला मैच वो जीत रही है तो नेक्स्ट मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी अंडर रूट वाई, और पहला मैच हार रही है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला मैच वाई दे रखा है, तो हार रही है तो नेक्स्ट मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी वाई स्क्वायर, तो हारने की 1 - y स्क्वायर। देयर इज नो possibility that a set is to be abundant. R is probability that Sania wins the first set. Okay, तो टोटल 3 सेट है आपके पास। कॉम्प्रिहेंशन है 34 से लेके 36 तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34, R1 दे रखा है, सॉरी R दे रखा है हाफ। R क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट सेट, मतलब Y की वैल्यू दे रखी है आपको हाफ। क्लियर है? तो हमें निकालना है देन द प्रोबेबिलिटी दैट मैच विल एंड इन फर्स्ट 2 सेट्स इज नियरली इक्वल टू। अच्छा, मतलब पहले 2 सेट में गेम खत्म हो जाए, तो कोई भी मैच कब जीतेगा, जब 3 सेट में से कोई भी 2 सेट जो जीतेगा मैच आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सेकंड मैच तक भी जा सकता है, थर्ड मैच तक भी जा सकता है। थर्ड तक कैसे जा सकता है कि सानिया मान लो जीते, शारापोवा जीते, फिर सानिया जीत जाए या शारापोवा, तो भी थर्ड तक जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें ये बोला है कि किसी पर्टिकुलर मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी y है, तो हारने की 1 - y, क्योंकि 2 ही रिजल्ट है। अब इसके साथ साथ कि एक जीत गया तो नेक्स्ट मैच जो होगा सेकंड मैच, उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी इसकी रूट y हो जाती है, और यदि पहला हार गया तो फिर जीतने की प्रोबेबिलिटी y स्क्वायर, ये बोला गया है। ठीक है, तो सेकंड मैच में यदि ये रिजल्ट गेम ओवर हो रहा है, तो पहले में सानिया जीत जाए, दूसरे में सानिया जीत जाए तो भी काम चल जाएगा, या फिर पहले में सानिया ना जीते, सानिया हार जाए। एस मतलब यहाँ लिखा हुआ है सानिया के लिए। ठीक है, शारापोवा में भी एस आएगा बट हमने उसको लिया ही नहीं। तो पहले में सानिया हार जाए, दूसरे में भी सानिया हार जाए, तो भी 2 सेट में आपका गेम ओवर हो गया, क्योंकि दोनों में हार रही है, मतलब कौन जीत रहा है, शारापोवा। तो शारापोवा ये मैच लेगा। उसने क्या बोला कि 2 में ओवर हो जाना, तो सानिया भी जीत सकती है या फिर शारापोवा भी। तो सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अंडर रूट वाई दैट इज 1/2। पहला हारे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - हाफ दैट इज हाफ। फिर पहला हार गए उसके बाद नेक्स्ट मैच भी हारे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। तो पहला हारे उसके बाद वो जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने वाई स्क्वायर दे रखी है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 1 - y स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया 1/2√2 प्लस ये हो गया 4, 3/4, 3/8। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया 2√2 + 3 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया √2 होगा 1.41, तो 2.8, तो 5.8 डिवाइडेड बाय 8 समथिंग नियरली इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू 0.7, तो 0.72 समथिंग आएगा ये। ठीक है, इस टाइप से कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, 0.73, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ 20.35,
इसमें क्या बोला है, इफ आर इज हाफ, अगेन वाई हाफ दे रखा है, एंड सानिया विंस द सेकेंड सेट, probability that she has won first set as well is nearly equal to, okay, क्या दे रखा है, r half दे रखा है, मतलब अगेन y is half. Sania wins the second set, probability that she has won first set as well. सानिया जो है वो सेकेंड मैच जीत रही है, तो पहला मैच वो जीत भी सकती है या फिर हार भी सकती है. सेकेंड मैच तो वो सानिया जीती रही है, तो पहला मैच जीत भी सकती है, हार भी सकती है. तो सेकेंड सेट जीतने के बाद आपको ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि सानिया जो है वो फर्स्ट मैच भी जीती हो. यही बोला है उसने. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. सी हैज वॉन फर्स्ट सेट एज वेल. ओके, ठीक है. तो अगेन बेस थ्योरम, तो दोनों जीतने की प्रोबेबिलिटी तो हमने यहाँ लिखी हुई है. पहला जीते उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरा जीते उसकी प्रोबेबिलिटी अंडर रूट वाई, ठीक है, प्लस पहला हारे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी हाफ है तो हारने की भी हाफ. उसके बाद जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पहला हार रही है, उसके बाद दूसरा जीते उसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है y² दैट इज 1/2 का स्क्वायर. अब इसने क्या बोला है कि ये यदि हो रहा है तो वो पहला मैच भी जीते, मतलब ये वाली कहानी ऊपर, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 1/2√2 1/2√2 प्लस ये हो गया 1/8. इसको 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा और 2√2 + 1 × 2√2, ऐसा कुछ, ठीक है. या फिर ऐसे देखो 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2. ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर है हमें चेक करना पड़ेगा. 2√2 हो जाएगा 2.8 समथिंग, ये 2.8 समथिंग + 1 तो 3.8 समथिंग, तो 28/38, ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी आएगी 28/38, 0.46, आधा तो आधे से कम तो नहीं होगा, 0.26 भी गलत है, 0.54, 0.74, ठीक है. क्योंकि इसको देखना चाहे तो हम 14/19 से भी देख सकते हैं, तो 19 × 7, ठीक है. हाँ, तो 140 के अंदर आएगा बिल्कुल. तो आंसर इज ए. नाउ 20.36. इसमें देखो क्या है. इफ सानिया लूजेस द फर्स्ट सेट, then the values of r such that her probability of winning the match is still larger than the of her losing are given by. सानिया जो है पहला मैच हार रही है, ठीक है, loses the first set, then the values are such that her probability of winning the match is still larger than of her losing. तो सानिया का जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो लूजिंग से ज्यादा है, ये बोला है. Probability of winning the match is larger than that her of losing. Okay, किसकी प्रोबेबिलिटी, सानिया है ना. फर्स्ट सेट विनिंग द मैच इज लार्जर. अच्छा, तो भाई विनिंग कैसे हो सकती है कि बाकी के दो गेम वो जीत जाए, ठीक है. तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई, पहला हार रही उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, उसके बाद जीते उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ का स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, हमें आर तो निकालना ही है. तो पहले हारे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - r, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आर. क्वेश्चन में पहले दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन में, लास्ट लाइन में देखो कॉम्प्रिहेंशन की, आर इज प्रोबेबिलिटी दैट सानिया विंस द फर्स्ट सेट. तो फर्स्ट सेट जीतने की प्रोबेबिलिटी आर है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 1 - r. तो उसके बाद वो जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, y² दैट इज r². फिर वो जीते तो सिंपली r, क्योंकि उसने सेकंड मैच के बारे में बोला है कि जीते और हारे. समझ में आ गए, मतलब पहला जीते और हारे, तो फिर जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, थर्ड में कुछ नहीं बोला, तो वो जीत रहा है, वो जीत गई, ठीक है. ये हो गई विनिंग की प्रोबेबिलिटी. अब लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये तो हो गया विनिंग का केस, ठीक है. अब लूजिंग के लिए पहला हार जाए दूसरा हार जाए, यही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 सेट हार गए तो फिर तीसरे सेट से वो जीते हारे कोई मतलब ही नहीं, तीसरा सेट होगा ही नहीं, ऐसे समझो. तो पहला हारे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - है, फिर दूसरा भी हारे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - r², क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी r² है तो हारने की 1 - r². और क्या हो सकता है कि पहले हारे दूसरा मान लो जीत जाए फिर तीसरा हार जाए,
तो पहले हारे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस आर, कोई दिक्कत? अरे पहले हारे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस आर, तो उसके बाद जीते उसकी प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर, उसने दे ही रखा है। फिर उसके बाद हारे जितने की प्रोबेबिलिटी क्या है आर किसी मैच के लिए, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस आर, ठीक है। इस सब से 1 माइनस आर जो है कॉमन आ रहा है और कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस आर जो है प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में होगी, तो 1 माइनस आर पॉजिटिव है तो हमने इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर क्यूब ग्रेटर देन 1 माइनस आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 आर क्यूब ग्रेटर देन 1 हो गया, तो आर ग्रेटर देन 1/2 पावर 1/3, और प्रोबेबिलिटी है तो 1/2 पावर 1/3 से कहां तक जाएगा 1 ओपन तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? ये ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन। आगे बात समझ में? बी ऑप्शन। अच्छा प्रोबेबिलिटी, अरे भाई ये 1 तक ही जाएगा, समझ में आ रहा है? एंड आर लेस देन 1, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन 3। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, इसमें बोला गया है लेट n इज इक्वल टू 10k प्लस आर वेयर के आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर r 0 to n, टेन के प्लस आर, एन के आर जो है वो 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। द नंबर ए इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to n, 1 to n, n जो है वो क्या दे रखा है 10 के प्लस आर, एंड लेट पी एन डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 10। ए स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 10 है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 में यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 0, ये ए स्क्वायर माइनस 1 में तभी होगा। और 37 में आप देखो क्या बोला है, 37 बोला है कि r यदि 0 है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एन, r यदि 0 है तो जो नंबर है वो किस टाइप का है 10 के टाइप का, मतलब 10 के आपका वेरी करेगा, जैसे 10 नंबर हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, ऐसे। अब ध्यान से आप समझो, नंबर जो है 1 से लेके n तक है, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 5 6 7 8 9 और 10 भी ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं नंबर n लूं तो n स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, इसके यूनिट प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4, 9 6 5 6, इसका स्क्वायर पे क्या आएगा 9, 8 के स्क्वायर पे 4, 9 के स्क्वायर पे 1, 10 के स्क्वायर पे 0। अब मैं n स्क्वायर माइनस 1 लूं तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, 3 8 5 4 5, एक एक माइनस करते जाओ, 3 0 -1, -1 नहीं बोल सकते हम, 9 बोलेंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1 यदि 10 से डिविजिबिलिटी देखना है तो कब होगा, जब n स्क्वायर माइनस 1 के यूनिट प्लेस पे 0 हो तभी 10 से डिविजिबल होगा। तो 1 से 10 तक ये 1 के लिए और 9 के लिए, ये दो नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो मैं 10 नंबर में यदि आपकी प्रोबेबिलिटी देखूं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर लूं, उसमें आपसे पूछा जाए कि a स्क्वायर माइनस 1 या n स्क्वायर माइनस 1 10 से डिविजिबल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर 10 है और फेवरेबल केसेस कितने हैं, दो नंबर में, जैसे 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर ले लूं मैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर माइनस 1 यूनिट प्लेस पे 0 बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/10। क्या ये बात क्लियर है? सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है। अब इसमें जो है आंसर के और एन के टर्म में देना है, ठीक है। अब पहला जो पार्ट है 37, इसको समझो, 10 के टाइप का नंबर है, तो नंबर क्या होगा 20 30 40 ऐसे होगा। तो इसमें टोटल नंबर से आपके पास n है, तो n में से हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है। फेवरेबल केस कौन से हो जाएंगे कि हर एक 10 नंबर में आपको, अच्छा यही 11 के लिए होगा, यही 19 के लिए भी होगा, मतलब 11 से 20 तक नंबर लू उसके लिए भी यही होगा, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर करो 11 का 21 31, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे ही 1 ही आएगा। तो ऐसे में 19 29 39 ऐसे कुछ भी लो तो उसका स्क्वायर करूंगा तो यूनिट प्लेस पे आपको 1 ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो हर एक 10 नंबर 1 से 10 कंसेक्यूटिव नंबर में आपको 2 नंबर ऐसे मिल रहे हैं। तो 10 के आप मान लो जैसे के 5 ले लिया, तो 0 से 50 में कितने नंबर मिलेंगे, 0 से 10 में 2 नंबर, फिर 11 से 20 में 2 नंबर ऐसे, कैसे जो 10 से डिविजिबल है किस n स्क्वायर माइनस 1, मतलब n की 2 वैल्यू मिलेगी। फिर हर एक 10 नंबर में आपको कितने मिल रहे हैं
2 नंबर, तो यहाँ पर 10 के है, तो 10 नंबर्स कितनी बार ले रहे हो आप? एक बार, 2 बार, ऐसे k टाइम्स, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2k। नहीं आया समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 नंबर्स 1 से 10 लिया, फिर 11 से 20 लिया, फिर 21 से ऐसे कहाँ तक लिया आपने? 30 तक। तो ऐसे 10 नंबर्स कितनी बार ले रहे हो आप? k टाइम्स। तो हर एक में 2 नंबर जैसे फेवरेबल है, तो 2 कितनी बार आएगा? ये सेट केस है 10 के, k सेट से, इससे 2k, ये फेवरेबल केस, टोटल नंबर तो आपके पास n है, प्रोबेबिलिटी आ गई 2k/n, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 38 में क्या बोला है? 38 में बोला है r यदि 9 है, r यदि 9 है तो 10k + 9, तो ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन वही है, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 10k तक तो आपके पास कितने नंबर्स है? 2k फेवरेबल नंबर्स 2k नंबर है जो पहले हमने किया है, प्लस 9 में एक्स्ट्रा 9 नंबर जोड़ दिए, मान लो मैंने k ले लिया 10, तो क्या नंबर हो गया? 100 तक, फिर 9 जोड़ा तो 101 से 109 तक, तो उसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा, कौन सा? 101 और 109, तो 2 केस और जोड़ दो, तो ये आंसर हो गया। तो 2 कॉमन निकालो, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी। 39 में r यदि 1 से 8 है, देन pn इक्वल्स टू, r यदि 1 से लेके 8 तक है, तो यहां पर r वेरी कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, r जो है 1 से लेके 8 तक है, तो इसमें टोटल नंबर अब तो n ही होंगे। फेवरेबल केस 10k में कितने हैं? 2k, प्लस r यदि 1 से लेके 8 तक है, तो आप तो ऐसे समझो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 से लेके 8 तक, तो फेवरेबल तो आपका 1 है, और जो कि इंक्लूड है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 2k + 1 डिवाइडेड बाय n, तो आंसर इज सी। क्लियर है? बोलो भाई। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इज 4। कॉम्प्रिहेंशन 4 देखिए अब क्या है इसमें। A player A plays a game against a machine. At each round, he deposits 1 rupee in a slot and then flips a coin which has probability P of showing a head. Okay. If the flipped coin show head, he gets back the rupee he deposited and 1 more rupee from the machine. Else he loses rupee. Let A starts with 10 rupees coins and Q 1 minus P the probability of showing a tail. तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? P, टेल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P, या फिर इसको हम बोल सकते हैं Q। ठीक है, तो आंसर P Q के टर्म में है, इसलिए हमने उसको Q ले लिया। ठीक, और यदि हेड आ रहा है तो उसको 1 रुपये कॉइन डाल रहा हूँ मशीन में, हेड आ गया तो उसको वो 1 रुपये कॉइन मिल जाएगा, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा रुपये मिल जाएगा, और टेल डाल रहा है, यदि टेल आ गया तो वो 1 रुपये चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, ये है 40 से लेके 42 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोलो, देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी ड्रेंच्ड आउट विथ ऑल ऑफ हिज रुपी कॉइन एग्जैक्टली एट द 11th राउंड। तो ऐसे 11th राउंड की यदि हम बात करें तो समझना ध्यान से, तो मान लो कि पहले में उसको टेल आ गया, सभी में टेल आ गया, तो पहले में 1 रुपये लॉस करेगा, दूसरे में 2, पहले में ऐसे, तीसरे में 3, और ऐसे 10th में 10 के 10 लॉस कर देगा। ठीक है, अब 11 तक जाने के लिए, 10 से आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं उसके पास हेड आना चाहिए। अब मान लो कहीं एक जगह हेड आ गया, मान लो कहीं भी हेड आ गया, तो उसके पास जो कॉइन आएंगे मैक्सिमम कितने आएंगे? 10 तो थे, मान लो पहले में हेड आ गया, ध्यान से सुनिएगा, पहले में हेड आ गया, तो अब कॉइन कितने हो गए? एक तो उसने डाला वो भी मिल गया, और एक वापस मिल गया। ठीक है, अरे 11, अब उसके पास कितने रुपीस हो गए? 11। अब 11 के 11 लॉस करना है, तो सभी में क्या चाहिए उसको? टेल 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 टेल, कितनी बार? 11 बार। तो 11 + 1, ये कितने टॉस हो गए टोटल? 12। तो 11th पे किसी भी हालत में उसके रुपीस सारे खत्म नहीं होंगे, या ऐसे बोलो कि इवन नंबर ऑफ रुपीज है, तो इवन टॉस पे ही वो कंप्लीटली पैसे उसके सारे खत्म होंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि ऑड में कहीं ना कहीं उसके पास पैसे बच जाएंगे। क्लियर है? बच जाएंगे या फिर माइनस में चला जाएगा। जैसे मैं सभी 11 तक सभी में टेल चला जाए, तो 10th में जैसे आए उसके पास पैसे नहीं बचे, तो 11th हो गई नहीं, क्योंकि उधार भी नहीं ले सकता, उसके बाद 10 रुपये, काम खत्म हो गया, वो उसको घर जाना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल हिज मनी विल बी फिनिश एग्जैक्टली एट द 12th राउंड। यदि 12th राउंड में खत्म होना है, तो जो हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, मान लो ये 10 राउंड हो रहे हैं
और फिर 11th और ये फिर 12th। यहाँ इसकी यदि मनी खत्म होनी है तो यहाँ तो पक्का है, कंफर्म है कि टेल आएगा टेल। और 12th तक यदि जाना है तो फर्स्ट 10 में यदि सभी में टेल आ गया तो क्या होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। एक हेड आया तो कितने बार टॉस कर सकता है, 12 बार, क्योंकि एक हेड आया उसके पास तो वो एक एक्स्ट्रा रुपीज भी मिला। तो कहने का मतलब ओवरऑल एक टॉस भी हो गया और एक एक्स्ट्रा रुपीज मिला, तो एक एक्स्ट्रा रुपीज से एक टॉस और कर सकता है, तो टोटल 12 टॉस हो गए। ठीक है। अच्छा, मान लो इन सब में 10 में टेल आ जाए तो भी नहीं चलेगा, तो इन 10 में कहीं ना कहीं एक हेड आना पड़ेगा। मान लो कहीं भी हेड आ सकता है, ठीक है। और बाकी 9 जगह तो हेड आने, 10 में से एक जगह हेड आने की प्रोबेबिलिटी 10c1 इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी p, और बाकी जगह पर क्या है, टेल। बाकी जगह पर टेल आना ही पड़ेगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी q पावर 9 जगह आ रहा है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी q, तो q पावर 9। ये तो 10 की बात हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, ये टेल 9 जगह आया तो कितने रुपये लॉस किया, 9 रुपीज। कितने थे उसके पास, 10 तो ओरिजिनल थे, एक जगह हेड आया तो कितने रुपीज होंगे 11। 11 में से 9 चले गए, बचे कितने उसके पास रुपीज, 2। अब दोनों उसको लूज करना है, तो यहाँ भी टेल आए और यहाँ भी टेल आए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू। ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो गया, 10c1 इंटू पी इंटू क्यू पावर कितना हो गया, 11। क्लियर है। अब नेक्स्ट 42 में क्या बोला है, the probability that he is left with no money by the 40th round or earlier। तो क्या क्या हो सकता है कि 10th राउंड में ही उसका बात खत्म हो जाए, तो 10th राउंड या फिर इवन नंबर ऑफ राउंड में ही उसकी मनी फिनिश होगी, या फिर 40th राउंड। तो 10th राउंड में ही मनी खत्म हो जाए, तो मतलब सभी पर टेल आए, तो क्यू पावर 10 हो गया। 12th राउंड में उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, 10c1 इंटू पी इंटू क्यू पावर 11। और 40th राउंड तक उसको यदि जाना है, 40th राउंड तक उसको जाना है, तो उसको 2 रुपए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं 2 रुपीज बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि 10 में से उसको 2 जगह हेड आ जाए और बाकी जगह क्या आ जाए, टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि हेड आ गया 10 रुपये, 2 जगह हेड आए, तो उसके बाद कितने रुपीज हो गए, 12 हो गए। और 8 जगह क्या आ गया, 10 में से टेल, तो 8 चले गए, 8 उसके पास चले गए, तो 12 में से 8 रुपीज गए, बचे कितने, 4 रुपीज। और 40th टॉस तक उसको जाना है, तो ये तो 12th था, अब कहां तक जाना है, 14 तक। 4 कॉइन बच गए, 14 तक जाना है, तो सभी में क्या आ जाए, टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू पावर 4। आगे बात समझ में। इसमें एक और केस बन सकता है 40th तक जाने। क्या हो सकता है कि इसमें एक ही हेड आए, इन 10 में एक हेड आए, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 10c1 इंटू एक हेड आ रहा है, बाकी सबके सब क्या आ गए, टेल आ गया। तो एक हेड आ गया, 10 टॉस तक आप समझो, एक हेड आया, कॉइन कितने, उसके बाद रुपीज कितने बने 10 तक, 12, क्योंकि 10 तो ये थे और एक एक्स्ट्रा आया, सॉरी 11 बने। 10 रुपीज तो ये थे, एक हेड आया तो उसको वाला तो पैसा मिल गया, एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो 11 हो गए। बाकी 9 जगह क्या आया, टेल, तो 9 चले गए, बचे कितने, तो यहां तक उसके पास 2 रुपीज बचे हुए हैं एंड तक। ठीक है, 2 रुपीज बचे हैं। अब दोनों में टेल आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 12th टॉस में ही बात खत्म हो जाएगी। तो यहां पर मान लो टेल आ जाए, यहां हेड आ जाए, तो टेल आया 1 रुपीज चला गया, फिर हेड आया तो उसके बाद कितने रुपीज हो गए, टेल आया तो 1 रुपीज चला गया, फिर उसके पास हेड आया, वही रुपीज वही उसने डाला और 1 मिल गया, तो 2 आए, फिर टेल आ जाए तो भी चल जाएगा। या फिर यहां हेड आ जाए तो उसके पास कितने रुपीज हो गए, 4 नहीं 2 रुपीज तो थे, फिर हेड आया तो उसके पास कितने रुपीज हो गए, 3, और फिर तीनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि 2 में से एक जगह क्या आ जाए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी और फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू, और बाकी दोनों टॉस में फिर क्या है, टेल और टेल। तो क्यू कितनी बार आएगा, 2 बार। तो अब इसको समझो, तो क्यू पावर 10 यदि मैं कॉमन लूं तो ये हो गया 1 प्लस 10 पी क्यू प्लस 10 C2, क्यू पावर 10 कॉमन लिया हमने, तो यहां बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हो गया 10 C2 कितना, 45 प्लस
45 इंटू दिस प्लस, इधर भी क्यू पावर 10 कॉमन लिया तो इधर 12 तो क्यू पावर 10 और पी स्क्वायर बचेगा, ये वैल्यू हो गई 10 इंटू 2 20, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा क्योंकि क्यू पावर 10 कॉमन ले लिया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो 45 प्लस 20 65, आंसर इज ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20.43 में इज द कॉलम। 20.43 में देखो क्या है। A part. One ball is drawn from a bag containing 4 balls and is found to be white. The events that the bag contains 1 white, 2 white, 3 white and 4 white ball are equally likely if the probability that all the balls are white is P by 15. Then the value of P. Okay. अच्छा, सारी की सारी वाइट बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 कहानियां दे रखी है कि टोटल जो बॉल्स है 4 बॉल्स है, ठीक है। तो 1 वाइट, 2 वाइट, 3 वाइट और 4 की चारों वाइट बॉल, ठीक है। टोटल 4 बॉल्स है। ये चारों इवेंट इक्वली लाइकली है, मतलब किसी भी एक वाइट बॉल, मतलब ऐसे समझो कि 4 बॉक्स है जिसमें 1 वाइट है बाकी 3 डिफरेंट, 2 वाइट बाकी 2 डिफरेंट, 3 वाइट बाकी 2 बाकी 1 डिफरेंट और चारों की चारों वाइट है, ये इक्वली लाइकली है। मतलब सिलेक्शन की प्रॉपर्टी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो ये बोल रहा है कि 1 वाइट बॉल सेलेक्ट करना है, फिर आपको ये बताना है कि चारों की चारों वाइट बॉल हो, गिवन दैट वन वाइट बॉल इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो बेस थ्योरम लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक वाइट बॉल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि ये इवेंट सेलेक्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, उसमें से फिर वाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। सिमिलरली इसको लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसको लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसको लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/4 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से वाइट बॉल आए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, यहाँ से वाइट बॉल आए, फिर यहाँ से वाइट बॉल आए, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि चारों की चारों वाइट बॉल हो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है 1/4 इंटू 4/4 वाला कहानी ऊपर, तो 4/4 कैंसिल हो गया, तो हो गया 4/10। तो ये किसके बराबर है? P/15 के बराबर है, P/15 के बराबर है। तो अब यहां से देख सकते हो, तो P यहां से कितना आ गया? 6 के बराबर। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? S। ओके, नाउ B। From a set of 12 persons, if the number of different selection of a committee, its chairperson and its secretary, possibly same as chairperson, is 13 into 2 power 10 into m, then the value of m is, okay, total 12 persons है, हमें एक कमेटी बनाने हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ अ कमेटी, इट्स चेयरपर्सन एंड इट्स सेक्रेटरी, और चेयरपर्सन और सेक्रेटरी सेम हो सकता है या नहीं भी हो, दोनों केस लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले यदि आपको कमेटी बनानी है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कमेटी का मतलब यह हुआ कि एक की कमेटी भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी, या 12 की भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले तो 12 में से हमने 1 पर्सन लिया, अब वो 1 पर्सन सेक्रेटरी भी होगा और वही का वही आपका चेयरपर्सन भी होगा, ठीक है। क्योंकि उसने क्या बोला कि चेयरपर्सन और सेक्रेटरी सेलेक्ट करो, यहाँ पे एक ही है तो उसको ही चेयरपर्सन बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और उसी को सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। फिर 12 में से मान लो आपने 2 लोग सेलेक्ट किया, कितने लोग? 2 लोग। अब उन दोनों लोग में एक जो बंदा है वो सेक्रेटरी हो जाए और एक चेयरपर्सन हो जाए, सेम हो जाए, या फिर दोनों के दोनों सेलेक्ट किए और उसमें से 2 पर्सन जो है, एक चेयरपर्सन बने और एक सेक्रेटरी बने। कितने तरीके से बन सकता है? 2 फैक्टोरियल से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसने बोला है कि चेयरपर्सन और सेक्रेटरी सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 पर्सन, आप 2 पर्सन की कमेटी बना रहे हो, ठीक है। उसमें से 2 में से एक जो है वही चेयरपर्सन भी हो जाए, सेक्रेटरी भी हो जाए, तो 2 केस आएंगे, 2C1 मतलब 2। या फिर 2 में से दोनों लोग लिए, एक सेक्रेटरी हो और एक चेयरपर्सन हो। बात समझ में आ गई? इसलिए 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 लोगों को 2 पोजीशन पे बैठाना है तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही अभी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वाले कहानी में पूरा समझ में आ जाएगा कि 12 में से हमने 3 लोग लिए, तो 3 में से एक सेक्रेटरी और चेयरपर्सन दोनों हो जाए, या फिर 3 में से 2 सेलेक्ट किए, एक सेक्रेटरी और एक चेयरपर्सन है। जो 3 में से 2 लोग लिए हैं, एक चेयरपर्सन और एक सेक्रेटरी, तो 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में। ऐसे ही 12 में से 12 लोग ले लिए, 12 लोगों की कमेटी बनाई उसमें, तो 12 में से 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? कि 12 में से एक पर्सन सेलेक्ट किया, वही चेयरपर्सन भी हो गया, वही सेक्रेटरी भी हो गया आपका।
ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि 12 में से आप 2 लोग लो, वो एक सेक्रेटरी होगा आपका और एक चेयरपर्सन होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको हम यदि समेशन निकालें तो 12C1 12C2 2 इंटू C1, ये ऐसा चल रहा है। तो ये लिखा हुआ है 12CR। इसका यदि हम जनरल टर्म लिखना चाहे तो 12CR के साथ 1, फिर 2C1 3C1। तो ये R 1 से लेके कहां तक जा रहा है आपका? सबसे पहले तो 12 तक। ठीक है, ये 12 तक जा रहा है। ओके, और इधर क्या जा रहा है? 1C1, इधर 2C1 3C1 12C1, मतलब RC1। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो 12C2 3C1, मतलब 12C3 इंटू 3C1। जैसे थर्ड निकाला, R3 रख दो तो ये वाला केस आ जाएगा, R12 रख दो तो ये वाला केस आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ही साथ दूसरा समेशन आपका चल रहा है 12C2 के साथ 12C2 इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया इधर से। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वो वाला हम जनरल टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो 12C2 इंटू 2C2, 12C3 इंटू 3C3, तो ये हो जाएगा 12CR। R हम लेंगे 2 से लेके 12 तक। ओके, और ये क्या चल रहा है? 2C2 3C2 12C2, मतलब RC2। कोई दिक्कत ही समझने में? बोलो, कोई दिक्कत समझने में? 2 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, अब इसका समेशन निकालना हमें। ओके, तो RC1 को हम लिख सकते हैं R। तो रिडक्शन फॉर्मूले से समेशन ऑफ R1 से लेके 12 तक, ये हो जाएगा 12 अपॉन में R, ये इंटू R तो चल ही रहा है, और ये हो जाएगा 11CR माइनस 1। तो ये R कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस इधर चल रहा है आपका 2 फैक्टोरियल। R कहां से जा रहा है? 2 से लेके 12 तक, क्योंकि 12 रखोगे तो ये लास्ट टर्म आ जाएगा। आगे बात समझ में? 2 रखोगे तो आपका ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, दिस इंटू दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? 12CR, इसको आप लिखो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है RC2, R फैक्टोरियल अपॉन में R माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये R फैक्टोरियल कैंसिल हुआ आपका, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। R कहां से कहां तक जा रहा है? 2 से लेके 12 तक जा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया 12 इंटू R1 से लेके 12 तक, मतलब सारे टर्म है NCR के, तो इसका सम हो जाएगा सिंपली 2 पावर 11 प्लस। इस समेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, R2 से लेके कहां तक जा रहा है? 12 तक। ये लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको समझने के लिए दोनों का सम कितना है? 10। दोनों का सम 10 है, तो इस 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि ये जो आपका टर्म है वो आ जाएगा, ये तो चल रहा है 12 इंटू 2 पावर 11 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 11। ओके, और ये जो लिखा हुआ है समेशन ऑफ R2 से लेके 12 तक, और ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 10CR माइनस 2। 10CR माइनस 2 क्या यही लिखा हुआ है क्या? देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा, और R माइनस 2 फैक्टोरियल। अब R2 से 12 तक जा रहा है तो सारे टर्म आ रहे हैं, तो इसका सम हो जाएगा 2 पावर 10। तो ये कहानी आ गई 12 इंटू 2 पावर 11 प्लस 12 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 2 पावर 10 के बराबर। तो 2 पावर हमें क्या कॉमन लेना है? इसने क्या बोला है, किस फॉर्मेट में बताना है? 13 इंटू 2 पावर 10 इंटू m। 2 पावर 10 सबसे पहले तो कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24, और 13 कॉमन लेना है। अच्छा, 12 भी कॉमन हमने ले लिया। ठीक है, 12 भी कॉमन ले लिया, 12 इंटू 2 पावर 10 कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 11। तो ये कहानी आ गई 12 इंटू 2 पावर 10, 2 प्लस 11 कितना हो गया? 13। तो 13 इंटू 2 और m कितना हो गया आपका? 12 के बराबर। आगे बात समझ में? नाउ सी पार्ट में आपसे बोला गया है x y z all are positive, okay, and x plus y plus z is greater than is equal to 1. Then the list value of 5x upon में 2 minus x plus 5y upon में 2 minus y plus 5z upon में 2 minus z is, इसकी लिस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर x y z पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव सम का नंबर यदि 1 है तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, बाकी 2 पॉजिटिव नंबर है तो वो 1 से ज्यादा ही होगा। तो x y z हम ये बोल सकते हैं कि 1 से छोटे भी होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ समझो आप, यहाँ सबसे पहले मैंने 5 कॉमन लिया, तो x अपॉन में 2 माइनस एक्स
y अपॉन में 2 माइनस वाई, z अपॉन में 2 माइनस जेड। इसमें -2 किया +2 किया, -2 +2 -2 +2, ठीक है। तो ये हो गई कहानी x -2 अपॉन में 2 माइनस x -1 +2 अपॉन में 2 माइनस x। सिमिलरली -1 कितनी बार आएगा? 3 बार, और इधर से 2 कॉमन ले तो ये बचेगा 1 अपॉन में 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस y प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस z। कोई समस्या इसमें? अब x y z यदि 1 से छोटे हैं और 0 से 1 के बीच में x y z, x 0 से 1 y 0 से 1 z 0 से 1, तो 2 माइनस x 2 माइनस y 2 माइनस z ये जो है वो पॉजिटिव होंगे तीनों के तीनों। तो इसमें am gm am hm कुछ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 1। तो इसमें am ग्रेटर देन और इक्वल टू hm लगाया, तो am कितना होगा? 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2 माइनस जेड अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन में 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स का समेशन, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यही हमें कहानी चाहिए, पॉजिटिव है। तो ये कितना हो गया? 2 2 4 2 6 माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन में 3 इंटू 3 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन में 1 2 माइनस एक्स का समेशन। तो यहां से आ गया 1 माइनस समेशन ऑफ 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन में 6 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना दे रखा है? 1, तो ये हो गया 9/5। तो समेशन ऑफ 1/2 माइनस एक्स मतलब 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस जे, ये आ गया 9/5 के बराबर या उससे बड़ा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि इसमें सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 1 माइनस 2x, ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 18/5 होगा। आ रही बात समझ में? फिर -3 करना है तो -3 दोनों तरफ कर दिया, कोई दिक्कत? -3 किया तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 15, 3/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई यहां से यहां तक ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी कहानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो लिस्ट वैल्यू आपके आ गई 3। ओके, नाउ डी पार्ट में आपसे बोला गया है, देखो ये जो है समेशन निकालना है इसका। ओके, डी पार्ट में आपसे बोला गया है समेशन ऑफ k1 टू 12 12 इंटू k 12ck 11ck माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये कुछ इस फॉर्मेट में निकालना, देन द वैल्यू ऑफ p इज। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप रिडक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो ये k गायब हो जाएगा। कौन सा k? ये वाला। तो 12k, इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाया तो 12/k 11ck माइनस 1, इधर चल रहा है 11ck माइनस 1, ये k कैंसिल हो गया तो ये आ गया 12 का स्क्वायर समेशन ऑफ k1 टू 12 11ck माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे देखो कि यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं 11c 12 माइनस k भी लिख सकते हैं, या तो क्या हो गया सम कांस्टेंट आ गया, या फिर डिफरेंस कांस्टेंट लेके चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तो ये हो गया 12 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 11 प्लस 11 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कोई भी एक ले लो 11 फैक्टोरियल, और डिफरेंस कितना है 11, तो 11 फैक्टोरियल इसका समेशन। बाइनोमियल का क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। अब इसको आंसर इस टाइप से नहीं दे रखा है, आंसर कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है 12 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 3, इस टाइप से। तो 12 का स्क्वायर इंटू 22 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, ऐसे ये कहाँ तक चलेगा 4 3 2 1 तक, डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी इवन टर्म्स है सबसे मैंने 2 2 2 2 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये चल रहा है 12 इंटू 12 12 स्क्वायर, ठीक है। 2 2 2 कितने टर्म्स है ये 20 20 ऐसे 2 तक, तो कितने टर्म्स है 11, तो 2 पावर कितनी बार आएगा 11 टाइम्स। तो यहाँ क्या बचेगा 11 10 फिर 9 2 1 ऐसे तक, तो वो एक तो 11 फैक्टोरियल हो गया, और बचा कौन कौन सा टर्म 21 ऑड वाले 19 17 ऐसे ही 3 और फिर 1 डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसी को हमें कुछ ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये तो चल रहा है 21 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे चल रहा है, ये डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब एक 12 भी चाहिए, ठीक है, एक 12 यूज कर लिया, ये चला गया और ये वाला पूरी कहानी चली गई, ठीक है।
अब ये दोनों बचे, हमें क्या चाहिए 2 पावर 12, तो यहाँ से एक 2 उधार लिया इसके लिए, तो ये हो गया 2 पावर 12, तो यहाँ क्या बचा 6, तो इसको आप कंपेयर करो तो P आपका आ गया 6। बोलो ठीक है, अरे फॉर्मेट चेंज करना है बस आपको, ओके। तो ये आपका हो गया 43 कॉम्प्रहेंशन। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन इज 44, सॉरी कॉम्प्रहेंशन नहीं, मेज द कॉलम। A bag contains some white and some black balls, okay. All combinations being equally likely, the total number of balls in the bag is 12. 4 balls are drawn at random from the bag without replacement. Now match the entries from the following 2 columns. अच्छा ठीक है, 44 में क्या दे रखा है, probability that all the 4 balls are black is equals to, ओके। सबसे पहले तो बैग में टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास, 12। कितनी है 12, कुछ व्हाइट है और कुछ ब्लैक। ऑल कॉम्बिनेशंस बी इक्वली लाइकली, द टोटल, ओके, probability that all the 4 balls are black is equals to 4 balls are drawn at random from the bag without replacement. अच्छा, now match the entries in the following 2 columns. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 balls आर ब्लैक इज इक्वल्स टू, ओके। हाँ भाई, अब 12 दे रखा है इसने टोटल बॉल से। अब मान लो नंबर ऑफ वाइट बॉल जो है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लैक, मान लो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स k है, तो वाइट बॉल कितनी हो जाएगी 12 माइनस k, तो k आपका वेरी करेगा 0, 1, 2 से लेके 13 तक। तो टोटल कितने केसेस हो रहे हैं 13। अब ये सॉरी 12 तक वेरी करेगा, तो केसेस कितने हो जाएंगे 13, क्योंकि 0 से लेके 12 तक कितने k है 13। तो ऐसे समझ में आ गया, मतलब 0 ब्लैक बाकी व्हाइट, 1 ब्लैक 11 व्हाइट, ऐसे ही 12 की 12 ब्लैक 0 व्हाइट, तो कितने केसेस हो रहे हैं 13। ये सारी इक्वली लाइकली है, मतलब कोई भी केस लेने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/13। अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 बॉल्स आर ब्लैक, यदि 4 बॉल्स यदि ब्लैक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसमें प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 बॉल निकाल रहे हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ए पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 बॉल्स आर ब्लैक, मतलब के कितना हो जाए 4। तो पहले तो 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, 4 बॉल कैसे निकाल सकते हैं हम, कि सबसे पहले तो 4 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो सकता है, कोई भी इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/13, 1/13, 1/13। क्या ये बात समझ में आती है, अरे आती है ना ये बात समझ में, ठीक है। उसने बोला है कि सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली, इसका मतलब 0 व्हाइट जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सारे इक्वली लाइकली, तो 13 टोटल केसेस बन रहे हैं आपके। आप तो ऐसे समझो कि 13 बॉक्स है जिसमें व्हाइट ब्लैक बॉल 0, फिर 1, तो रेस्ट ऑफ द बॉल्स आर व्हाइट, तो 2 ब्लैक 3 ब्लैक, ऐसे 12 ब्लैक, तो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं 13। तो हर एक केस लेने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, मतलब 1/13 हो जाएगी, ठीक है। तो अब पहला केस जहां पर 0 ब्लैक है, ठीक है, तो 12 में से आपको कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है 4, 12 में से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है 4, ठीक है। और इस केस में आपसे पूछा गया है कि चारों की चारों ब्लैक बॉल्स हो, तो टोटल तो केस होंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होंगे 12, 3, 4, और चारों की चारों ब्लैक बॉल हो, तो चारों की चारों ब्लैक बॉल कैसे आ सकती है, कि जब इसमें के जो है 4 से लेके कहां तक हो, 4 से लेके 12 तक हो। क्या ये बात क्लियर है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें चारों की चारों ब्लैक बॉल कब चाहिए, जब उसमें कम से कम बैग में 4 ब्लैक बॉल अवेलेबल होगी, तभी तो बात करेंगे हम। तो 4 की 4 ब्लैक बॉल कब होगी, जब के आपका 4 हो जाए, तो 4 में से 4 सेलेक्ट कर ले, या फिर के 5 हो जाए तो 5 में से 4 सेलेक्ट कर ले, या फिर सारी की सारी ब्लैक हो जाए तो 12 में से हम 4 सेलेक्ट कर ले। आ रही है बात समझ में, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13, 12C4, इसका जो समेशन होगा वो 4C4 से लेके कहां तक जा रहा है 12C4 तक।
ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप करो, देखो 4C और अगला कौन सा होगा 6C4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता है ना, 4C4 5C4 6C4 ऐसे ही 12C4 तक जा रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है समेशन ऑफ लिखा हुआ है, क्या इसकी वैल्यू निकाल ले क्या? चलो इसको समझने के लिए हम क्या करें, 4C4 प्लस 5C4 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 6C4, ऐसे ही कहाँ तक जा रहे हैं हम 12C4 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12C4। तो इसके लिए हमें 4C4 ये तो 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5C5। तो अब इन दोनों को देखो, तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं क्या, 5C5 प्लस 5C4, इसको लिख सकते हैं हम 6C5, अगला हो गया 6C4, ऐसे ही 12C4, ठीक है। तो अपॉन में क्या चल रहा है 12C4, तो 1/13 ये कहानी हो जाएगी। फिर 7C5, ऐसे ही लास्ट वाली कहानी हो जाएगी 13C5 डिवाइडेड बाय 12C4। ओके, तो ये हो गया 1/13। इससे रिडक्शन फॉर्मूले से इसको लिखा 13/5, 12C4 अपॉन में 12C4, ये कैंसिल हो गया, 13 कैंसिल हो गया, ये कहानी आ गई 1/5 के बराबर। बोलो समझ में आ गई बात? ये बाइनोमियल से किया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 क्या होता है, n+1 CR+1। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में बोला है इफ द बैग कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 बॉल्स आर ब्लैक इज इक्वल्स टू, इफ द बैग कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, ये एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 बॉल्स आर ब्लैक। ओके, तो 4 बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 12C4। अब हमें, अब आपसे बोला है कि 10 ब्लैक है, तो 10 में से 4 सेलेक्ट कर लो, तो ये वैल्यू आ गई 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10 × 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और कौन कौन गायब हो रहा है, 10 × 9 गायब हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 14/33। बोलो कोई समस्या? अरे इसने तो एक पर्टिकुलर जो केस है उसकी बात करी है, मतलब के मैंने क्या ले लिया 10, तब ये बात कर रहा है, ठीक है। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में बोला है इफ ऑल द 4 बॉल्स आर ब्लैक देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें क्या बोला है, इफ ऑल द 4 बॉल्स आर ब्लैक देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो ये आपसे बोल रहा है कि आपने जो 4 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करी है, 4 ब्लैक बॉल्स जो सेलेक्ट कर रहे हो, 4 ब्लैक बॉल तो सेलेक्ट कर ली, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें 10 ब्लैक बॉल था, तो 10 ब्लैक बॉल मतलब k इज इक्वल्स टू जब 10 था, तो 4 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हम जो ए पार्ट किए हैं वही था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/5 के बराबर। अब उसमें समझ में आ रहा है ना, तो 4 ब्लैक बॉल के लिए आप डिनोमिनेटर में ये पूरी कहानी लिखोगे, आगे बात समझ में। अब आपसे बोला गया है कि उसमें उस बॉक्स में पर्टिकुलर 10 ब्लैक बॉल्स हो, तो वो जो k इज इक्वल टू 10 को सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/13, क्योंकि हमें तो हमारे पास तो 13 केसेस है, उसके बाद 10 ब्लैक बॉल्स है, तो उसमें 4 ब्लैक बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 10C4 अपॉन में 12C4, जैसे ये वाला केस। अच्छा, यहाँ 1/13 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर केस दे रखा है उसने, यहाँ आपको के वेरी नहीं करवाना, यहाँ के उसने 10 फिक्स दे रखा है, तब आप बात करनी है, ठीक है। तो ये कहानी आ गई आपकी 1/13 इंटू अपॉन में 1/5, और ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी 14/33। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लो भाई। चलो कर देते हैं, ये 5 ऊपर गया तो ये हो गया 17, और 13 × 33 तो ये हो जाएगा 9, तो 70 अपॉन में 429। नाउ डी पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर ब्लैक एंड 2 आर व्हाइट। अच्छा, 2 ब्लैक बॉल हो और 2 व्हाइट बॉल हो, ठीक है, तो 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट। ओके,
तो 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि बॉक्स में कम से कम इतना तो हो, तभी ये कर पाएंगे हम। तो हर एक केस में सबसे पहले तो हर एक केस लेने की प्रोबेबिलिटी 1/13, और सभी में 12 बॉल है तो हमें कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 4 बॉल, तो 12C4। ओके, अब देखो, तो 2 ब्लैक चाहिए 2 व्हाइट चाहिए, जैसे मैं k=0 लूं, मतलब 12 व्हाइट बॉल हो गई और कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगी। तो वो कब हो सकता है, जब कम से कम 2 ब्लैक बॉल हो, मतलब K2 से लेके कहां तक चलेगा, 10 तक। सारे केसेस नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल भी हमें कम से कम 2 चाहिए, ब्लैक बॉल भी कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। तो k=2 लिया, मतलब 2 ब्लैक बॉल है और बाकी बची कुछ चीज 10 क्या है, व्हाइट बॉल। तो 2 की 2 ब्लैक बॉल ले ली और 10 में से 2 व्हाइट बॉल ले ली, ये हो सकता है। या फिर तीसरे जो नेक्स्ट है k=3, मतलब 3 ब्लैक बॉल ले ली, बची और व्हाइट बॉल कितनी रहेगी, 9, उसमें से कितनी लेनी है, 2। ऐसे लास्ट वाला केस जब k10 हो जाएगा, मतलब 10 ब्लैक बॉल हो गई और 2 जो है व्हाइट बॉल, तो 2 की 2 ले ली, बाकी केस में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/13 इंटू 2C2 इंटू 10C2 3C2 9C2, ये ऐसा इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, एक तो ये तरीका है कि पूरा सॉल्व भी कर लो, है ना, बट इसका जनरल टर्म हम यदि लिखें तो क्या होगा, समेशन ऑफ RC2 चल रहा है इधर तो, है ना, और सम कितना होना चाहिए, 12, तो इधर हो गया 12 - RC2, ऐसा कुछ चल रहा है। क्या ये बात क्लियर है, R आपका 2 से लेके कहां तक जा रहा है, 10 तक। R2 लूंगा तो ये टर्म आ जाएगा, R मैंने 3 लिया तो ये आ गया, है ना, R4 लिया तो नेक्स्ट, R मैंने 10 लिया तो ये वाला टर्म आ गया। सारे टर्म आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। R मैंने क्या लिया, 10, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/13 इंटू समेशन ऑफ R2 से 10। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, R2 से लेके 10 तक RC2 को लिखा R फैक्टोरियल अपॉन में R-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ 12 - R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - R फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां से कुछ हो रहा है क्या, तो कुछ नहीं हो रहा है ना। कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू कैंसिल भी नहीं हो रही है भाई। तो 1/13 समेशन ऑफ RC2 को लिख सकते हैं हम R-1/2 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 12 - R इंटू 11 - R/2 फैक्टोरियल अपॉन में 12C4। अब R-1 लिखा है, 12 - R 11 - R। R आपका कहां से कहां तक चल रहा है, 2 से लेके 10 तक। एक तो आप ये काम कर सकते हो, कौन सा, कि इसका समेशन निकाले, बट 4 में हमने 4 में दिक्कत आई है ना। समेशन ऑफ आर क्यूब जानते हैं, आर स्क्वायर जानते हैं, समेशन ऑफ आर कांस्टेंट हम का सम जानते हैं, समेशन ऑफ आर पावर 4 हम निकालने को तो निकाल सकते हैं, बट एक काम करो, इसको आप ऐसे करो, वैल्यू निकाल लो इसकी, इसकी वैल्यू निकाल लो कैसे, 1/13, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 12C4,
2c2 कितना हो गया 1, 10c2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 9/2 45 प्लस 3c2 कितना हो गया 3 प्लस 9c2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8/2 तो ये हो गया 36 प्लस अगला 4c2 हो जाएगा 6 इंटू 8c2 तो वो हो जाएगा 28 एंड लास्ट में क्या बनेगा 10c2 इसको हम लिख सकते हैं 10c2 को या ऐसे देखो इसमें कितने टर्म्स है टोटल 8 टर्म्स है ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट और जो सेकंड लास्ट होगा ये जो होगा वो सब सेम होंगे। तो जो अगला टर्म होगा कौन सा 3c2 4c2 5c2 वाला जो होगा तो 2 3 4 5 5c2 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू और फिर उधर हो जाएगा 9 8 7 हाँ 7c2 तो वो हो गया 21। इसी को आप 2 टाइम्स कर दो तो ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां से इसको आंसर निकाल लो। समझ में आ गया? मतलब ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और उधर से जो सेकंड टर्म आएगा वो सेम है, इधर से थर्ड उधर से थर्ड, इधर से फोर्थ उधर से फोर्थ, ये सब बराबर है। तो इस ये पहले 4 टर्म का सम उसको 2 टाइम्स कर दिया डिवाइडेड बाय 12c4 इज योर आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। आगे बात समझ में? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉम्प्रिहेंशन 45। ट्वेंटी 20.45 देखो let A and B are two independent events such that probability of A is 1/3 and probability of B independent है। now match the entries from the following end। independent है मतलब A intersection B क्या होगा probability of A into probability of B। okay first है probability of A union B, बहुत ही simple probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया बी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 12 4 + 3 - 1 1/2 दैट इज ऑप्शन ए का क्या आ गया क्यू। ठीक है अब ये निकालना है तो ए इसको वेन डायग्राम से थोड़ा जाए हम तो और क्लियर अच्छे से होगा। ए ये बी ए यूनियन बी ये है, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो क्या आ जाएगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 इसकी 1/2 तो ये हो गया 2/3। नाउ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो है और बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा होगा ए के बाहर वाला बी के बाहर वाला, तो दोनों का जो कॉमन रीजन होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये हो गया, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन 5 मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0, सो आंसर इज 0। नाउ डी पार्ट में आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश। ठीक है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो यहीं से हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी 2/3। ओके नाउ इंटीजर 20.46 क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया एन अर्न कंटेन्स 3 white 5 black and 2 red balls. 2 persons draw balls in turn without replacement. The person who draw first a white ball wins a game. If a red ball is drawn, the game is a tie. Suppose A1, the player who begins the game is the winner. A2, the second participant is the winner. B, the game is tie. अच्छा तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए जो पहले ड्रॉ कर रहा है वो जीत जाए, या फिर जो सेकंड ड्रॉ कर रहा है वो जीत जाए, या फिर गेम टाई हो जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है पूरे गेम में। समझ में आ रही है बात? तो उसने क्या बोला है जो पहले व्हाइट बॉल ड्रॉ करेगा वही जीतेगा। अच्छा टाई भी नहीं हो सकता, मतलब इससे पहले टाई करा दे तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। तो जो पहले गेम क्या हो रहा है कि जो वाइट बॉल निकालेगा वो जीत गया। तो A1 किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, द प्लेयर हु बिगिंस द गेम इज द विनर, A2 द सेकंड पार्टिसिपेंट इज द विनर, और B जो है A1 A2 ये हो गया, B किसको बोला, द गेम इज ओके। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो फर्स्ट जो प्लेयर है वो जीत रहा है, तो फर्स्ट प्लेयर कैसे जीत सकता है कि पहले में व्हाइट आ जाए, पहला उसने ड्रॉ किया और व्हाइट आ गया, ठीक है। हाँ, दो पर्सन जो है, मान लो पर्सन हमने ले लिया एक्स और वाई, कौन कौन से पर्सन ले लिया, एक्स और वाई, एक्स पहले जा रहा है फिर वाई जा रहा है, ऐसे समझो। तो एक्स जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी A1 दे रखी है, ठीक है, और वाई पहले जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, वाई जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, A2, और बी किसको बोला है कि गेम जो आपका टाई हो रहा है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि 1 माइनस एक्स जीते और बी और वाई जीते, उस 1 माइनस से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो गेम क्या हो जाएगा, टाई, क्योंकि ए जो प्लेयर एक्स जीतेगा मतलब पहला, या फिर दूसरा जीतेगा, या फिर गेम टाई हो गया। ये तीन पॉसिबिलिटी है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1, या फिर टाई होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पहला पर्सन जीते या फिर सेकेंड पर्सन जीते। ये क्लियर है। तो पहला पर्सन कैसे जीत सकता है, उसने क्या बोला है कि व्हाइट बॉल आ गई तो वो जीत जाएगा, ब्लैक बॉल आ गई तो हार गया, रेड आ गई तो टाई हो गया। तो हमें हराना है और जिताना है, बस ये दो चीजें करनी है। तो यदि पहला पर्सन जीत रहा है तो पहले ड्रॉ में ही व्हाइट आ जाए तो जीत सकता है वो, या फिर क्या हो सकता है कि पहले में ये हार जाए, एक्स हार जाए मतलब उसके पास ब्लैक बॉल आ गई, ये बी मतलब ब्लैक बॉल, या उसको ब्लैक बॉल को हमने बोल दिया बी डैश। तो पहले में वो, अच्छा बी डैश ना बोलो, कुछ ऐसे नाम ले लो, बी नॉट ले लो, मतलब ब्लैक बॉल को हमने बोल दिया बी नॉट, ठीक है। तो पहले में उसके पास ब्लैक बॉल आ रही है, अब ध्यान रखना हमें एक्स को ही जिताना है, तो वाई के पास भी ब्लैक बॉल आएगी तभी काम चलेगा। फिर एक्स की बारी, क्योंकि एक के बाद एक निकाल रहा है, फिर एक्स की बारी आई तो वो क्या आ जाए उसके पास व्हाइट बॉल। या फिर क्या हो सकता है कि पहले ड्रॉ में वो नहीं जीते, वाई के पास भी ब्लैक आ जाए, फिर एक्स के बाद यदि वो ये जीतने वाला केस तो हो गया, फिर वो एक्स आ जाए मतलब इसके पास भी एक्स हार जाए, मतलब फिर से, या अब ऐसे समझो कि एक्स जो है पहले में जीत जाए, या फिर एक्स भी हार जाए, वाई भी हार जाए, फिर जो है एक्स फिर से ड्रॉ करे और जीत जाए। एल मतलब लूज हो रहा है, ठीक है। तो लूज मतलब हारना मतलब क्या हो गया कि ब्लैक बॉल निकाल रहा है। तो एक्स की बारी आई वो हार गया, वाई की बारी आई फिर हार गया वो, ठीक है, और एक्स की बारी आई वो फिर से हार गया एक्स, फिर वाई भी हार गया, और फिर एक्स की बारी आएगी, फिफ्थ अटेम्प्ट में आएगा एक्स की बारी, वो जीत गया। ये हो सकता है। या अगला केस, एक्स हार गया, वाई हार गया, फिर से एक्स हार गया, वाई हार गया, फिर एक्स हार गया, वाई हार गया, और फिर एक्स जीत जाए। बट ध्यान रखो हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है, 5, तो यहाँ कितनी आ गई, 6, तो आगे वाली प्रोबेबिलिटी सब 0 0 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब हमें वाई को जिताना है। वाई कैसे जीत सकता है कि एक्स पहले जो है, पहले तो कौन ड्रॉ कर रहा है बॉल, एक्स ड्रॉ कर रहा है, तो पहले तो हम एक्स की बात करेंगे। तो वाई को यदि जिताना है तो एक्स को हारना है, मतलब उसके पास क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए, वाई जीत जाए मतलब उसके पास व्हाइट बॉल आ गए। और फिर क्या हो सकता है कि एक्स हार जाए, वाई पहले अटेम्प्ट में हार जाए, फिर से एक्स हार जाए, एक्स को मत जिता देना, ये वाला केस हो जाएगा, फिर से वाई फिर जीत जाए, ये वाला केस हो सकता है। या फिर एक्स हारे, वाई भी हारे, एक्स हारे, वाई भी हारे, ये हो गया, फिर से एक्स हारे और वाई जीत जाए। तो यहां पर इसके आगे केस नहीं होगा क्योंकि ब्लैक बॉल आपके पास 5 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पहले में, टोटल कितनी बॉल है, 10, तो पहले में ही व्हाइट बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10। फिर एक्स की बारी आई, ब्लैक बॉल आ जाए, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/10, फिर से ब्लैक बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10, क्योंकि 4/9, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और फिर व्हाइट बॉल आ जाए, तो व्हाइट बॉल आपके पास अभी कितनी अवेलेबल है, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 8। ये वाला केस कि पहले ब्लैक बॉल आ जाए 5/10, फिर से ब्लैक बॉल 4/9, फिर से ब्लैक बॉल 3/9, फिर से ब्लैक बॉल 2/9, फिर व्हाइट बॉल आ जाए, सॉरी 3/9, 5/10 पहली ब्लैक बॉल, फिर 4/9, फिर 3/8 होगा ये, और ये 2/7, क्योंकि भाई कितनी ब्लैक बॉल निकल गई आपकी, 4। तो अब कितनी बॉल बची आपके पास, 6, और व्हाइट बॉल कितनी बची, 3, तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो ये कहानी आ जाएगी
तो इसको सॉल्व कर, चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला ब्लैक आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10, फिर व्हाइट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9 प्लस पहले 3 ब्लैक आ जाए मतलब 5/10, 4/9, 3/8, ठीक है, और फिर व्हाइट बॉल आ जाए। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/7। ये वाला केस कि 5 की 5 ब्लैक आ जाए मतलब 5/10, 4/10, 4/9, 3/8, 2/7, 1/6। अब 5 बॉल बची है जिसमें 3 व्हाइट है 2 रेड है, तो फिर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 3/5। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई A1 की, ये आ गई A2 की। आपको B की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो 1 माइनस PA1, यहां इसको सॉल्व करके यहां रख दो, इसको सॉल्व करके यहां रख दो। सॉरी, ये PA1 माइनस PA2 होगा, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस इसकी, मतलब X जीतेगा या फिर Y जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, टाई होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज 20.47। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, there are n plus 1 identical boxes each containing n wall clocks. Rth box contains r minus 1 defective and n minus r plus 1 effective clocks for r1 to n plus 1. A box is selected at random and from box select randomly select कर रहे हैं, ठीक है। r वेरी करा रहे 1 से n plus 1 तक, मतलब टोटल n plus 1 केसेस होंगे, तो हर एक बॉक्स को लेने की प्रोबेबिलिटी 1 में n plus 1। पहले भी हम कर चुके हैं, जो 13 वाला था, याद आ रहा है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट, आर वेरी कराया था 0 से 12 तक, के वेरी कराया था 0 से 12 तक, यहाँ आर है। अब बॉक्स इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब क्लॉक इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द kth बॉक्स। ओके, तो इसने क्या बोला है कि किसी भी rth बॉक्स के लिए r माइनस 1 तो क्या है, डिफेक्टिव, ठीक है, और n माइनस आर प्लस 1 ये क्या है, इफेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इसमें ऐड करें तो n प्लस 1 क्लॉक्स है, ठीक है। अब इसने आइडेंटिकल बोला है, प्रोबेबिलिटी केस में हम डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव बॉल आ रही है, आपको ये बताना है कि वो kth बॉक्स से आ रही है, ठीक है। तो इफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, इफेक्टिव बॉल कैसे आ सकती है, वो आ सकती है आपकी कि जब आर में 0 ले लूं, आर 0 लेने का मतलब, सॉरी आर 0 ले सकता 1 लेने का मतलब कि 0 डिफेक्टिव और बाकी सारी की सारी इफेक्टिव। तो हर एक केस सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में n प्लस 1। समझ में आ गई, इक्वली प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं हर एक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद पहला केस, मैं आर क्या ले लूं, 0, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि हर एक केस में इफेक्टिव कितने हैं, n माइनस आर प्लस 1, और डिफेक्टिव कितनी है, सॉरी इफेक्टिव कितनी है, n माइनस आर प्लस 1, डिफेक्टिव r माइनस 1, तो टोटल कितनी क्लॉक है, n प्लस 1। तो हर एक केस के लिए हो गया, r आपका वेरी करा दो, r 1 से लेके कहां तक, n तक। आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया n माइनस आर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 कितनी बार, n, भाई समेशन नहीं बताऊंगा यार, समेशन ऑफ r कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। तो n प्लस 1 ये कॉमन आके तो कैंसिल हो गया और ऊपर बचा n/2। एक मिनट, केसेस जो आपके होंगे 1 से लेके n प्लस 1 केसेस तक होंगे, n 1 से लेके, क्योंकि r जो वेरी करा रहा है वो कहां से कहां तक वेरी करा रहा है, 1 से लेके n प्लस 1 तक, है ना। तो n प्लस 1 और ये कितने, n प्लस 1 कितनी बार आएगा, n प्लस 1 टाइम्स, तो ये n प्लस 1 टाइम्स होगा। और इधर जो समेशन होगा r का 1 से लेके n प्लस 1 तक, तो n की जगह n प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n प्लस 1 है, n प्लस 2/2। तो यहां से n प्लस 1 एक कैंसिल हुआ, बचा n प्लस 1 माइनस n प्लस 2/2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करें, कोई दिक्कत सॉल्व करने में, नहीं अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। r आपका वेरी करेगा n प्लस n प्लस 1/2, r वेरी करेगा आपका 1 से n प्लस 1 तक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है।
ये आ रहा है 2n तो ये आ गया n अपॉन में n+1 इंटू 1/2। अब हमें ये बताना है कि ये जो है kth बॉक्स से आए, तो kth बॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब ये जो इफेक्टिव बॉल है वो kth बॉक्स से आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, n अपॉन में n+1 इंटू 1/2। ओके, और kth बॉक्स से इफेक्टिव बॉल आए उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सबसे पहले तो kth बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में n+1, ठीक है, और फिर उसके बाद kth बॉक्स में इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, n - k+1 अपॉन में टोटल बॉल्स तो n+1 3, है ना। तो ये एक n+1 कैंसिल हुआ, ये n+1 इंटू n कितना हो गया, n² प्लस n, ये 2 पर गया तो 2n - 2k + 2। ओके, तो 47 के लिए आंसर कितना आ गया, इसको यदि हम कंपेयर करें तो लेमडा आपका आ रहा है निकल के 2। कोई दिक्कत, देख लो भाई एक बार, कैलकुलेशन में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्या है, बेस्ट थ्योरम का, उसने क्या बोला है, इफेक्टिव बॉल निकालनी है, और अब इफेक्टिव बॉल निकालने के बाद अब ये बताओ कि वो kth बॉक्स से आ रही है, तो kth बॉक्स सेलेक्ट कर लिया 1 अपॉन में n+1 से, क्योंकि हर एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 1 अपॉन में n+1। फिर उसके बाद उसमें इफेक्टिव क्लॉक आए, सॉरी यहाँ मैं बॉल्स बोले जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉक दे रखी है, तो उसमें इफेक्टिव क्लॉक कितनी हो जाएगी, kth बॉक्स में r की जगह क्या रख दो, तो n - k+1 अपॉन में टोटल बॉल्स n+1। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कहानी आ गई कि लेमडा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 में बोला है 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज सीट एट रैंडम इन अ रो हैविंग 15 चेयर्स नंबर्ड एज 1 to 15. The probability that the end seats are occupied by the girls and between any two girls odd number of boys take seat is, okay, आपके पास टोटल 15 चेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एंड पोजीशंस जो है वो गर्ल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है, ये गर्ल्स के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द एंड फिट्स, अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, वो तो सिंपली 15 फैक्टोरियल विदाउट एनी डाउट, भाई 15 लोगों को 15 जगह बैठाना है तो 15 फैक्टोरियल। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एन सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द गर्ल्स एंड बिटवीन एनी टू गर्ल्स ऑड नंबर ऑफ बॉयज टेक सीट। ओके, तो मतलब दो गर्ल्स के बीच में ऑड नंबर ऑफ बॉयज आना चाहिए, तो गर्ल्स को बैठाने का तरीका आपके पास हो जाएगा, इस सीट पे आ जाए, मतलब टोटल 15 सीट्स है तो ऑड नंबर ऑफ सीट पे यहाँ गर्ल्स आ जाए, फिर या फिर यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, और या फिर यहाँ। तो जहां भी एरो दिया है मैंने, जिस सीट को मैंने हाईलाइट किया है, इन पर आप गर्ल्स को बैठा दो, तो उन पोजीशंस के बीच में हमेशा नंबर ऑफ बॉयज ऑड ही होंगे। कैसे, जैसे मैं यहाँ गर्ल्स और यहाँ गर्ल्स को बैठा दूं, तो इनके बीच में सीट्स कितनी है, 5, तो इन सब पे यदि बॉयज भी आते हैं तो कितने आ रहे हैं, 5 ऑड हो गए। ये और ये ले लूं मैं, तो इसमें देखो कितनी सीट हो जाएगी, 7 3 3 3 3 9 हो जाएगी, सॉरी 9 हो जाएगी, तो ये भी ऑड है। यहाँ ले लूं तो मैं, कितनी हो जाएगी ये, यहाँ 11। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक केस में आपके पास ऑड नंबर ऑफ बॉयज आ रहे हैं दो गर्ल्स के बीच में। तो आपके पास 5 गर्ल्स है और 10 बॉयज है, 5 गर्ल्स है और 10 बॉयज है। तो गर्ल्स के लिए दो पोजीशन तो हमें पता है, आपके पास 5 गर्ल्स है तो 3 पोजीशन और चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो गर्ल्स है ही, तो इन 6 पोजीशंस में से आप कोई भी 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो मान लो यहाँ पर भी गर्ल्स आ गई, ये 3 पोजीशन ये कुछ हो गए, आगे बात समझ में। तो इन हर एक केस में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज जो इनके बीच में आएंगे वो ऑड नंबर ऑफ बॉयज आएंगे। ओके, तो ये वाले 2 पोजीशन हटा दें कि यहाँ पे गर्ल्स आ ही रही है, उसके अलावा ये 6 पोजीशन में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स के लिए टोटल कितनी पोजीशन हो गई, ये 3 और ये 2, 5, तो 5 में 5 पोजीशन में 5 गर्ल्स को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और बाकी जो जगह बची हुई है कितनी, 10, उन पे बॉयज को बैठाने का तरीका 10 फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। A wig contains 5 white and 3 red balls. अच्छा, 5 white and 3 red. A ball is selected at random and is discarded after noting its color, and 2 balls of the other color put in the bag.
a ball now drawn from the bag is white. अच्छा, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्कार्डेड बॉल आल्सो व्हाइट इज, अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो प्रोसेस समझो, हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप एक व्हाइट बॉल निकाल सकते हो या फिर रेड निकाल सकते हो, यही हो सकता है। तो एक व्हाइट बॉल निकालने का, एक व्हाइट बॉल निकाले या फिर एक रेड निकाले, तो व्हाइट बॉल निकालने का तरीका कितना होगा, 5/8, 5 3 8, हाँ टोटल 8 बॉल से, और एक रेड निकालने का तरीका 3/8। अब इसने क्या बोला कि प्रोसेस में अब क्या होगा कि आपने एक व्हाइट बॉल निकाली, तो इसको व्हाइट को हटा दिया आपने, और इसके साथ आपने दो जो दूसरा कलर है, जैसे व्हाइट को हटाया तो इसके अलावा कौन सा कलर है, व्हाइट, इसकी दो बॉल रख दिया आपने, तो एक व्हाइट हटा दिया तो कितनी बची, 4, और रेड बॉल 3 थी, आपने कितनी रखी, 2, तो ये कितनी हो गई, 5 रेड। आगे बात समझ में। ऐसे ही इसमें एक रेड आपने निकाला, तो रेड निकाल के फेंक दिया और फिर दो व्हाइट बॉल रख दी, तो 7 व्हाइट हो गई और 2 रेड हो गए। तो अगेन बॉल दोनों केसेस में कितनी है, 9 ठीक है। नाउ आगे क्या बोला है, अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज व्हाइट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्कार्डेड बॉल वाज आल्सो व्हाइट। अब हम जो व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं वो, अब जो बॉल निकाल रहे हैं वो व्हाइट है, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/9, इधर भी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/9। तो सबसे पहले तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल हम पहले ड्रॉ में निकाले, उसको डिस्कार्ड करके रेड बॉल 2 रखे, फिर व्हाइट बॉल निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9। ऐसे ही रेड बॉल एक निकाला, फिर 2 व्हाइट बॉल पुट करके फिर व्हाइट बॉल निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/9। तो ये तो हो गई कि नेक्स्ट ड्रॉ में फिर से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि ये प्रोसेस होने के बाद ये बताओ कि जो डिस्कार्डेड बॉल थी वो भी व्हाइट थी, मतलब ये वाली कहानी ऊपर, मतलब ये वाली कहानी ऊपर, बेस थ्योरम। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20.50। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। 20.50, A is a set containing n elements. A subset P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of the subset P. Okay, a subset Q of A is again chosen at random. The probability such that P intersection Q contains 2 elements is this, then the value of A plus B. Okay, उसने क्या बोला गया है कि A में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है। हमें दो सबसेट बनाना है, P और Q, दोनों A के सबसेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, P जो है A का सबसेट, तो A के कितने सबसेट होंगे, कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n। ऐसे ही Q के लिए 2 पावर n, तो 4 पावर n हो गया। बात समझ में आ गई। या फिर ऐसे 4 पावर n, ये कितना, 2 पावर n इंटू 2 पावर n, 4 पावर n, ऐसे समझ सकते हो। मतलब जो अभी बताया 2 पावर n इंटू 2 पावर n ऐसे, या फिर इसको दूसरे तरीके से कि हर एक एलिमेंट या तो P में जाएगा या Q में जाएगा या दोनों में जाएगा या दोनों में नहीं जाएगा, टोटल 4 केस हो रहे, तो 4 पावर n ऐसे भी आप समझ सकते हो। नहीं ये बात समझ में, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो एलिमेंट A का है वो यदि इसके सबसेट बनाना है P और Q, तो हर एक एलिमेंट जो है P में जा सकता है, Q में ना जाए, P में ना जाए, Q में चले जाए, या फिर दोनों में चले जाए या दोनों में नहीं जाए। तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन है हर एक एलिमेंट के लिए। तो कितने एलिमेंट है, n ऑप्शन, तो 4 4 4 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। तो ये तो आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब उसने क्या बोला है कि P और Q में 2 एलिमेंट ही कॉमन होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, n, तो n में से हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए जिनको P और Q में डाल दिया। मान लो वो एलिमेंट हो गया कुछ x और y, मतलब x और y जो एलिमेंट है वो x और y में दोनों में आ रहा है। तो एग्जैक्टली उसने 2 एलिमेंट कॉमन बोला है, तो n में से 2 कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, मान लो x और y हो गया, वो a में भी, p में भी आ रहा है और q में भी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं देखूं तो इन 2 एलिमेंट के अलावा n-2 जो एलिमेंट्स बचे, x और y तो चले गए, ये 2 एलिमेंट हो गए, अब बचे कितने आपके पास, n-2 एलिमेंट्स। तो इन n-2 एलिमेंट की मैं बात करूं तो P और Q में 2 एलिमेंट तो कॉमन आ गए, अब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें से जो n-2 एलिमेंट बचे उसमें से एक एलिमेंट लिया, वो P के पास जाए, Q के पास ना जाए, या फिर P के पास ना जाए, Q के पास ना जाए, या दोनों के पास ना जाए तो भी चलेगा।
मतलब ये वाला केस नहीं होना चाहिए कि पी और क्यू दोनों में चले जाए, दोनों में चले जाएगा तो पी इंटरसेक्शन क्यू में वो वाला एलिमेंट आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, बट हमें तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट चाहिए जो ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। तो n-2 में से एक एलिमेंट लिया, उसके पास कितनी चॉइसेस है 3, दूसरा एलिमेंट उसके पास भी यही चॉइसेस, तीसरे के लिए पास भी यही, तो हर एक के पास कितनी चॉइसेस है 3, ये कितनी बार n-2 टाइम्स, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 2, a प्लस b इज 4। क्लियर है? ओके